नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्स्टिट्यूशन वाला पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मैं योगेश मेहरिया भारतीय संविधान की श्रृंखला लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ साथियों। और इस श्रृंखला के अंदर एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में पूछे गए भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों को लेकर मैं हाजिर हूं और इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हूं। वास्तविक तौर पर अगर हम देखें तो ये प्रश्न भारतीय संविधान में से तो नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के आधार पर आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो वर्तमान में एग्जामिनर ने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है प्रश्न, क्या होगा इसका उत्तर और किस प्रकार का ये प्रश्न है और इसका सोर्स कहाँ से है साथियों। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये प्रश्न कौन से एग्जाम का है। तो सेकंड ग्रेड आपके सामने जीके का पेपर हुआ था ग्रुप ए में, जिसमें 21/12/2022 को आपका जो पेपर हुआ था। हालांकि ये पेपर अब कैंसिल हो चुका है, इसकी जगह नया पेपर हो रहा है, लेकिन वहाँ ये प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रश्न की पृष्ठभूमि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, भारत सरकार कार्यकरण नियम, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ भारत सरकार कार्यकरण नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। समा प्रविलंबन निलंबन का किया जाना अनुच्छेद 72 के तहत ए वाला। बी, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, पदत्याग और पद से हटाना। सी, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदत्याग और पद से हटाया जाना। और डी, अंतर्राज्यीय परिषद। अब अगर अपन बात करें, आपके सामने ये तो हो गए 4 विकल्प और आपके सामने सही उत्तर है केवल ए सही है, दूसरा है केवल ए व सी सही है, तीसरा है केवल डी सही है और चौथा है केवल सी और डी सही है। तो पहली बात तो अगर मैं आपके सामने बात करूं, ये चारों चीजें बता दूं। देखो, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में आपके सामने समा प्रविलंबन निलंबन समाधान की शक्तियों का प्रावधान है। इसी प्रकार महान्यायवादी के संबंध में ये प्रक्रिया अनुच्छेद 76 में है। साथ ही में अगर अपन बात करें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 में है और आपके सामने ये आप 263 में है। अगर हम बात करें आपके सामने अंतर्राज्यीय परिषदों की, अगर अपन बात करेंगे इनकी स्थापना वगैरह, तो ये आपके सामने 263 के अंतर्गत आती है साथियों, ठीक है। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है, यानी कि चारों चीजों का प्रावधान आपके सामने भारतीय संविधान में किया गया है और चारों चीजों संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत की जाती हैं या जाएंगी, ठीक है। आपको दिख रहा है साथियों पूरा, ठीक है। तो कुल मिलाकर चारों चीजें आपके सामने किसके लिए, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आपके सामने क्या की जाएंगी, प्रस्तुत की जाएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सामने जो यहां पर है वो ये है कि चारों मामले यहां पर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत तो किए जाएंगे, लेकिन भारत सरकार कार्यकरण नियम 1961 के अधीन कौन से मामले हैं जो राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो पहली बात तो ये नियम कहां से आ गए, इन नियमों की उत्पत्ति कहां से होती, इस प्रश्न का आपका उत्तर आपको मिलना चाहिए। तो अगर मैं आपके सामने बात करूं, इधर देखिए, यहां भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 प्रावधान करता है कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन, भारत सरकार के कार्यों का संचालन, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि सबसे पहले जो बात की गई है, इंपॉर्टेंट बात है कि 77(1) कहता है, 77(1) क्या कहता है, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से। दूसरा कह रहा है कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे, यानी कि उन कार्यों को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि स्वयं वह राष्ट्रपति ने नहीं किए, यानी कि राष्ट्रपति के नाम से किए गए कामों को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा साहब उन्होंने खुद ने साइन नहीं किए। अरे, जिस व्यक्ति ने साइन किए उसका अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति ने किया, इसका मतलब भारत के राष्ट्रपति ने ही वह काम किया है, ठीक है। इसे लेकर किसी प्रकार का कोई चुनौती नहीं दी जाएगी न्यायालय में, यानी कि हम बात करें राष्ट्रपति के नाम से किए गए कार्यों को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला है 77(3) आपके सामने, जो काफी महत्वपूर्ण है। यह कहता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए तथा मंत्रियों में कार्य आवंटन के संबंध में
नियम बना सकता है। तो यहां हम बात करें भारत सरकार के कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए, और अगर हम बात करें मंत्रियों में कार्य आवंटन, ठीक है, कार्य आवंटन के संबंध में क्या कर सकता है, नियम बना सकता है। ठीक है, तो कार्य आवंटन के संबंध में इसी अनुच्छेद के आधार पर आपके सामने कार्यपालिका के कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए और मंत्रियों के में कार्य आवंटन के लिए नियम बनाए हैं भारत सरकार कार्यकारिणी नियम 1961। तो आपके सामने अगला संभावित प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि भारत सरकार कार्यकारिणी नियम किस अनुच्छेद का अनुसरण करते हुए बनाया गया है। 77(3) का। यहाँ 1, 2, 3, 4 क्या दिया जा सकता है। वैसे तो अनुच्छेद 77 सिंपल सा आपको याद है, लेकिन इसमें भी तीसरा प्रोविजन है। पहली बात तो ये, अब इस अनुच्छेद का अनुसरण करते हुए आपके सामने भारत के राष्ट्रपति ने आपके लिए नियम बनाए, भारत सरकार कार्यकारिणी नियम 1961। साथियों, आपके सामने ये बहुत ही लंबे हैं। वही सेम आप सभी लोग जानते हैं, एक अधिनियम, एक नियमावली बनाई जाती है तो काफ़ी लंबी होती है। ठीक है, इसमें लगभग सभी विभाग हैं। ठीक है, लेकिन यहां आपसे जो प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न के संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर आपके इसमें से 3 विकल्प आपके सही हैं और 1 गलत है। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? देखिए, हकीकत मायने में अगर मैं बात करूं, इन नियमों में भारत के महान्यायवादी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। बाकी ये प्रावधान भी है, ये प्रावधान भी है, ये प्रावधान भी है, अर्थात तीनों आपके सामने यहां पर सही हैं। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए भी सही है, केवल ए और सी भी सही है, केवल डी भी सही है और केवल सी और डी भी सही है। जो बी गलत था वो तो कहीं दिया ही नहीं इन्होंने। इसके हिसाब से तो ये सारे विकल्प सही हैं और इस हिसाब से ये प्रश्न क्या है, डिलीट होगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि अगर हम बात करें इसके लिए एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो मेरे को अलग से लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार के कार्य आवंटन नियम आपके सामने जो है 100 पेज के आसपास हैं। और अगर हम बात करें उसको जो है वैसे ही पीडीएफ फॉर्मेट में ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा अपन उसको पढ़ा नहीं सकते। ठीक है, हालांकि मेन प्रावधान, अब आप कहेंगे सर कौन से और कौन से प्रोविजंस हैं। ठीक है, देखिए, मंत्रियों की नियुक्ति हो गई। ठीक है, इस प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति हो गई, पदत्याग हो गया, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हो गए, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते हो गए, राज्यपाल के वेतन भत्ते हो गए। ठीक है, इस प्रकार के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में वेतन भत्ते हो गए। ये सभी प्रावधान इसे आपके सामने, अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आपके सामने सीधे तौर पे ये सारे के सारे प्रावधान आपके सामने सही है, पहला, तीसरा और चौथा। अब इस हिसाब से यहाँ पर एकदम उचित विकल्प अपन अब कौन सा बताएं, क्योंकि इसमें तो सारे ऑप्शन ही सही हैं। केवल ए भी सही है, केवल ए और सी भी सही है, केवल डी भी सही है और केवल सी और डी भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न क्या होगा, डिलीट होगा। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि भारत सरकार कार्यकारिणी नियम कब बनाए गए। एक तो ये बात याद रखें, 1961 में बनाए गए। किस अनुच्छेद के आधार पर बनाए गए? अनुच्छेद 77(3) के आधार पर बनाए गए। ठीक है, और इन्हें बनाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है साथियों, ये याद रखना। किसको है? राष्ट्रपति को है। ठीक है, और इसमें एक स्पेशल धारा है, धारा 4, वो अक्सर पूछी जाती है, वो नहीं पूछी गई, इस बार कुछ अलग पूछ लिया गया। धारा 4 में कहता है भारत सरकार को आवंटित, या भारत सरकार को आवंटित सभी कार्य, सचिवालय को आवंटित सभी कार्य आपके सामने जो है प्रधानमंत्री को आवंटित समझे जाएंगे, ऐसा उसमें प्रावधान किया गया है। तो साथियों, आज की इस कक्षा में केवल इतना ही। एक बात विशेष याद रखें, ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम 2 मिनट में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम बात करें, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में बनाए गए। साथ ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन नियमों को बनाया गया और अनुच्छेद 77(3) के आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर आपके सामने ये नियम बनाए गए। साथ ही में हम बात करें, हम किसी भी व्यक्ति को जो समाधान की शक्तियाँ हैं, अनुच्छेद 72 में आपके सामने भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। देखिए, समाधान, एक बात याद रखना, ये कौन सी शक्तियां हैं? समाधान। इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखने का तरीका देखिए। जिंदगी में बेहतर कार्य क्या है? जिंदगी में बेहतर कार्य है किसी व्यक्ति को समाधान देना। बेहतर से बेहतर कार्य क्या होगा? किसी को समाधान देना। तो अनुच्छेद 72 में क्या होगा? समाधान की शक्तियां। देखिए, इसी प्रकार अगर हम बात करें अनुच्छेद 76 में, यहाँ अगर हम बात करें आपके सामने भारत का महान्यायवादी, तो भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में देखो, 76(1) में आपके सामने नियुक्ति है। इसके बाद में अगर हम बात करें पदत्याग, ये अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, पद से हटाए जाना, ये आपके सामने कार्यकाल में आता है। पद से हटाया जाना, कभी भी इसको पद से हटाया जा सकता है, तो ये 76(4) में है। ठीक है,
इस प्रकार से। तो इसके सामने 4 प्रावधान है। पहला नियुक्ति का करता है, इसमें नियुक्ति है, योग्यताएं साथ ही में। दूसरा इसके आपके सामने जो है इसके कर्तव्य हैं। तीसरा कर्तव्य पालन में भारत के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होकर यह सरकार का पक्ष रख सकता है। चौथा एक तो इसका कार्यकाल है और एक इसका वेतन है साथियों। तो इस प्रकार से आपके सामने जिन्होंने पढ़ रखा है 76(4) में आपके 4 प्रोविजन है, 1 2 3 4। अब देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अगर हम बात करें पदत्याग और पद से हटाए जाना, ठीक है, तो पद से हटाया जाना सीधे तौर पे अनुच्छेद 124(4) में आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत की जाएगी, ठीक है। अच्छा, जाने से पहले एक और बात, जैसे मान लो कि ये मामले किसके अधीन आते हैं, तो ये याद रखना आपके सामने समा प्रविलंबन ये वगैरह, ये गृह विभाग के अधीन आता है कार्यकारण नियम के अंतर्गत। और आपके सामने ये वाला जो है ये आपके सामने न्याय विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये आपके सामने अंतर्राज्यीय परिषद जो है अंतर्राज्यीय संबंधों के अंदर उस नियमों में शामिल किया गया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप बाकी प्रोविजन सारे याद कर लें, क्योंकि संभावित प्रश्न इन्हीं में से बन सकता है, कोई भी एग्जामिनर आपको दे सकता है। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। एक बार पुनः मिलेंगे नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।